ओके गाइस, हम अब पढ़ेंगे वोंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। जल्दी जल्दी कराऊंगी ताकि जल्दी से रिवाइज हो सके। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि वोंड हीलिंग होती किस तरीके से है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है कि वोंड हीलिंग के 4 स्टेजेस होते हैं, जबकि वोंड क्लासिफिकेशन अलग चीज़ है और हीलिंग की क्लासिफिकेशन अलग चीज़ है। जो वोंड हीलिंग के स्टेजेस हैं वो ये 4 हैं, यानी कि हेमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन और रिमॉडलिंग। जबकि जो हमारे पास टाइप्स ऑफ हीलिंग है वो ये हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जबकि वोंड के अपनी क्लासिफिकेशन जो है वो क्या चीज़ है, वो वोंड के अपनी क्लासिफिकेशन ये वाली है, जिसके अंदर जो है वो ये चीज़ें आती हैं कि क्लीन होता है, क्लीन, कंटामिनेटेड और डर्टी। तो ये चीज़ तीनों चारों चीज़ें अलग अलग हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ना है कि वोंड की जो है वो स्टेजेस क्या हैं। तो हम हीमोस्टेसिस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, प्रोलिफरेशन, रिमॉडलिंग। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या वो चीज़ होती है कि ये फजूल चीज़ बताई हुई है होम्योस्टेसिस। देखो, होम्योस्टेसिस में क्या है कि जब हमारे पास जो अंदर से वेसल रप्चर हुई है ना, तो वेसल की एंडोथीलियम जो है वो डिसरप्ट हुई है। जब एंडोथीलियम डिसरप्ट हो जाती है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है और सब एंडोथीलियम जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है। सब एंडोथीलियम एक्सपोज हो जाएगी तो प्लेटलेट्स आ जाएंगे। प्लेटलेट्स आएंगे तो प्लेटलेट प्लग्स बनाएंगे। वो प्लेटलेट प्लग्स जो है वो रिलीज़ करवाएंगे कुछ चीज़ें। क्या चीज़ें करवाएंगे? मोस्टली वो करवाते हैं न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ करवाएंगे, जो कि हमारे पास क्या करते हैं, फर्दर बैक्टीरिया के एक्शंस को रोकेंगे। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ वो रिलीज़ करवाएंगे वो होगा, और दूसरी जो चीज़ रिलीज करेंगे वो हिस्टामिन होगी, जो कि वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगी। तो जो अब खैर जो प्लेटलेट प्लग बने ना, इसने क्या करवाना है, इसका बेसिक काम क्या है कि होम्योस्टेसिस में कोई प्लग बनना है ताकि ब्लीडिंग रुके। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिपॉजिट कराएंगे, कीमोस्टैक्सिस होगी, इन्फ्लेमेशन जो मैंने बताया, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, एपिथेलाइजेशन और एंजियोजेनेसिस वहाँ पे फर्दर और वेसल्स बनेंगी। और अब जब हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड होगा, कोगुलेशन कैस्केड क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोगुलेशन कैस्केड में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर फैक्टर 12 से स्टार्ट होता है, अंदर से वेसल्स की इंट्री होती है। फैक्टर 12 फैक्टर 11 को, फैक्टर 11 जो है 9 को, 9 जो है वो 10 को, 10 जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, जो कि फिब्रिन को फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। फिब्रिन आगे फर्दर जो है वो उसकी क्रॉस लिंकिंग होती है, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो है वो वहाँ पर जो है वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ बस दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया कि जो प्रोलिफरेशन हुई है, जो हमारे पास हेमोस्टेसिस अटेन हुई है, वो कोगुलेशन कैस्केड के ज़रिए से उसने जो है वो सिंपल एक कोलेजन मैट्रिक्स को डिपॉजिट करवाया, एपिथेलाइजेशन और एंजियोजेनेसिस करवाई है। अब सेकेंड हमारे पास जो चीज़ आती है ना, वो हमारे पास आती है इन्फ्लेमेशन। सेकेंड स्टेज इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास दो तरह के फेज होते हैं, अर्ली फेज होता है, लेट फेज। अर्ली फेज के अंदर वही चीज़ होनी है जो प्लेटलेट एक्टिवेशन ने करवाई थी, यानी न्यूट्रोफिल्स ने आना है और हिस्टामिन ने आना है। न्यूट्रोफिल्स ने क्या करना है, बैक्टीरिया की कंटामिनेशन को रोकना है, और हिस्टामिन ने वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कराना है। अब लेट फेज के अंदर क्या होना है कि मोनोसाइट जो बने हुए थे वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन्हें इंगल्फ करना और इंगल्फ करा के जो है वो वहाँ पे डिब्राइटमेंट वगैरह स्टार्ट करवानी है। तो इस इन्फ्लेमेशन के आगे 4 जो है वो हमें साइंस मिलते हैं, ये हमें साइंस लिखे हुए हैं, रबर साइन, ट्यूमर साइन, कैलोर और डेलर। इसको ऐसे याद रखो, सी डी और आर टी, सी डी आर टी। सी से हमारे पास कलर है, जिसको हमारे पास हीट, डॉलर यानी कि डो, डो जब हम कहते हैं किसी को दो तो हमें पेन होती है, तो डॉलर पेन, और रबर, और साथ में ट्यूमर स्वेलिंग, क्योंकि वो बड़ा सा होता है तो वो स्वेलिंग करता है। अब सेकेंड हमारे पास आ जाती है प्रोलिफरेशन। अब प्रोलिफरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब प्रोलिफरेशन होती है वो प्रोलिफरेशन कितना टाइम लेता है, 3 डे से लेकर और 3 से 4 वीक्स के दौरान प्रोलिफरेशन होती है, जिसमें क्या आता है, फिब्रोब्लास्ट आते हैं, गैग्स आते हैं, और जो है वो कोलेजन टाइप 3 जो कोलेजन होता है ना, ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, अभी फिलहाल मैच्योर नहीं हुआ होता है, इमेच्योर होता है। इस वजह से ये सिंपल टेंसाइल स्ट्रेंथ तो देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, बस सिंपल इंक्रीज़ करते हैं उसे। ठीक है, पिंक ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है और फिब्रोब्लास्ट आते हैं, गैग्स आते हैं। तो प्रोलिफरेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आनी है, एक तो हमारे पास गैग्स बनने हैं, फिब्रोब्लास्ट आने हैं, उन्होंने टाइप 3 कोलेजन बनाने हैं, और टाइप 3 ने टेंसाइल स्ट्रेंथ देनी है। रीमॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि रीमॉडलिंग में बिल्कुल वैसे वाला टिश्यू बनना है, तो इसमें जो कोलेजन है वो मेच्योर हो जाने हैं, और उसने टाइप 3 को टाइप 1 में अंदर कन्वर्ट कर देना, जिसकी वजह से 80% टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिमॉडलिंग के अंदर कितने परसेंट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है, वो 80% आती है, जबकि प्रोलिफरेशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू प्रोलिफरेशन थर्ड है ना, थर्ड स्टेज है, तो टाइप 3 है, और रिमॉडलिंग के अंदर टाइप 1 आती है। अब फर्दर आगे आ जाओ कि नॉर्मल हीलिंग जो बाकी ये कोलेजन, ये हमारे पास कोगुलेशन का स्केल है, जो मैंने बताया फैक्टर 12 से स्टार्ट होता है इंट्रिंसिक पाथवे में, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, फिब्रिनोलाइसिस स्टार्ट होता है।
ठीक है। इन सब ने जो जाके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करना होता है, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, फिब्रिन ने आगे क्लॉटिंग वगैरह करानी होती है। तो ये कुछ भी नहीं था। आगे बोन के देखते हैं। अब बोन के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास बोन टूटती है ना, उसके अंदर सबसे पहले तो हीमाटोमा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वही हेमोस्टेसिस, जैसे हेमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन और ये चीज़ हो रही थी ना, रिमॉडलिंग, इसी तरीके से बॉन की भी होती है, बस नाम चेंज हो जाते हैं। देखो जैसे हीमोस्टेसिस में क्या हो रहा था, ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि हीमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर सेकंड क्या था, इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन इसके अंदर फेब्रोकार्टिलेजेस वगैरह आते हैं। तो फेब्रोकार्टिलेज और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों के आने की वजह से एक चीज़ बन जाती है जिसको हम सॉफ्ट कैलस कह रहे होते हैं। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही थी, यहाँ पे हम सिंपल सॉफ्ट कैलस कह देते हैं। अब ये सॉफ्ट कैलस है तो इसमें हार्ड होना होता है, इसे सॉफ्ट कैलस से बोनी कैलस बना होता है। बोनी कैलस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फेब्रोकार्टिलेजेस होते हैं, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट भी आ जाता है, जिसकी वजह से बोन बनना शुरू होता है। पहले कार्टिलेज फिर बोन, पहले फेब्रोब्लास्ट फिर ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, वहाँ पे स्पंजी वेवी बोन बनाते हैं। फिर ऑस्टियोब्लास्ट आ गए तो ऑस्टियोक्लास्ट आ जाएंगे। ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट मिला के रिमॉडलिंग यानी कि फर्दर सिंपल बोन बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि सॉफ्ट कैलस, फेब्रोकार्टिलेजेस। फेब्रोकार्टिलेज यहाँ पर आएंगे, फेब्रोकार्टिलेज की वजह से सॉफ्ट कैलस बनेगा, ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे, हार्ड कैलस, वोवन वेन, और फिर ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट मिला के लैमिनार बोन बना देते हैं, जिसके अंदर मेडुला और कॉर्टिस दोनों होंगे। अब हमारे पास मोस्ट ऑफ द बोन के अंदर क्या होता है कि कैलस फॉर्मेशन होती है। कैलस फॉर्मेशन में बेसिकली होता क्या है, इंट्रामेम्ब्रेनस एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन दोनों हो रही होती है। लेकिन अब क्या होता है, जो प्राइमरी हीलिंग और सेकेंडरी हीलिंग में यही डिफरेंस है कि प्राइमरी हीलिंग में कैलस फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि सेकेंडरी हीलिंग के अंदर कैलस फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली प्राइमरी के अंदर एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस नहीं होती, ठीक है। तो प्राइमरी हीलिंग के अंदर डायरेक्टली अपोज्ड एजेस, बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी हीलिंग के अंदर बोन ऐसी थी ना, तो प्राइमरी हीलिंग के अंदर क्या होता है कि बोन ऐसे ही रह जाती है, बस ऐसे अटैच रहती है, लेकिन कोई गैप नहीं आता। जबकि सेकेंडरी हीलिंग के अंदर गैप आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन भी आती है। अब ये प्राइमरी हीलिंग तब होती है जब वो डॉक्टर के पास आ गया, डॉक्टर ने क्या करना है कि ओपन करने जो है वो सर्जरी करनी है, ये वो। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि गैप होता है, और वो जो होता है ना, वो जैसे क्वैक्स होते हैं, वो प्रेशर लगाएंगे और वो जुड़ जाएगी। तो वो जुड़ते हुए या तो डिलेट यूनियन हो जाता है, मेल यूनियन हो जाता है, नॉन यूनियन हो जाता है। अब सेकेंडरी के अंदर वही बात मैंने बताया कि नॉन ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन नहीं हुआ, किसी हकीम के पास चला गया और उसने जोड़ दिया, बस मेल न्यूट्रिशन और मेल यूनियन, डिलेट यूनियन और नॉन यूनियन हो गया। और जब हमारे पास ये होता है ना हीमाटोमा, अब फर्दर इसमें क्या होता है, सेकेंडरी हीमाटोमा बना, सॉफ्ट कैलस, फेब्रोकार्डियल, एंडोकार्डियल, हार्ड बोन, ये ठीक है। प्राइमरी बोन हीलिंग के अंदर क्या होता है कि सिर्फ मैंने ऊपर बताया था एंडोकार्डियल नहीं, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है, सिर्फ इंट्रामेम्ब्रेनस। प्राइमरी है इंट्रामेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सिर्फ बननी है, नो कैलस फॉर्मेशन और नो एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन। प्राइमरी हीलिंग अकर्स इन ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन, मैंने बताया। अब हमारे पास ओपन एबनॉर्मल वुंड हीलिंग कब होनी है, लोकल और सिस्टेमिक। लोकल में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि टिश्यू है, टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया, टिश्यू के अंदर वेस्कुलर जो है वह इनसफिशिएंसी, वेसल्स सही तरह ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया और इस्कीमिया हो गया। 2 पॉइंट्स ये हो गए, वेस्कुलर इनसफिशिएंसी होगी और दूसरी चीज़ आ गई हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। फिर हाइपोक्सिया इस्कीमिया की वजह से वहाँ पर जो है ना उसकी इम्यूनिटी वगैरह कम होगी, जिसकी वजह से कंटेमिनेशन होगी, इसके अंदर इन्फेक्शन आ गए, फॉरेन बॉडीज़ आ गई। तो ये 3 चीज़ें और आ गई। अब इन सब चीज़ों की वजह से स्किन की टेंशन, स्किन को क्या हो जाएगा, उसको भी तो ख़राबी हो जाएगी, तो स्किन टेंशन हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा लिम्फेडिमा हो सकता है। अब सिस्टेमिक के अंदर क्या हो सकता है कि एक तो उसकी एज इतनी ज़्यादा है, ऊपर से वो इतना मोटा है, ऊपर से उसकी डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, स्मोकिंग है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये सारे सिस्टेमिक के अंदर आ जाएंगे कि एज होगी, ओबेसिटी, मेल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, डिसीज़ हो गई कोई, डायबिटीज़ मेलाइटस या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, स्टीरॉइड्स वगैरह। फिर आगे हमारे पास आता है किलोइड स्कार और हाइपरट्रॉफिक स्कार में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपरट्रॉफिक और किलोइड होता क्या है। हाइपरट्रॉफिक स्कार जो होता है ना, बेसिकली ये हमारे पास तब बनता है जब जो है ना वो उन एरियाज़ के अंदर बनता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। टेंशन कैसे है, जैसे सेकेंडरी टेंशन, जब हमारे पास मून इतनी करीब इतनी दूर दूर है, उसके अंदर हमें पता है ना कंट्रैक्चर्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। कंट्रैक्चर्स जब वो उसे खींच के लाते हैं तो टेंशन इंक्रीज हो जाती है। तो वो एरियाज जिसके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा होगी उनके अंदर हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होंगे। और केलॉइड स्कार्स कब बनते हैं, जब ड्यू टू माइनर ट्रॉमा, जैसे अब मुझे एक छुरी लग गई तो उसकी वजह से माइनर ट्रॉमा हो गया, केलॉइड स्कार्स बन गया। तो केलॉइड स्कार खुद सोचो कि अगर माइनर ट्रॉमा हुआ है
है, मुझे ट्रॉमा हुआ है, तो मैं किसी के पास जाऊँगी तो ठीक होगा ना। तो इसलिए ये खुद ब खुद रिग्रेस नहीं होता, बल्कि ये कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है इसके लिए। बस ऐसे निमोनिक याद रख लो उसके, ठीक है। तो ये खुद ब खुद रिग्रेस नहीं होता है, इसलिए जाना पड़ता है। और ये हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो ये आगे एक्सटेंड होता रहेगा, एक्सटेंड होता रहेगा, होता रहेगा, तो एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल साइज। जबकि ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट है कि इंक्रीज टेंशन की वजह से हो रहा है, लेकिन खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा जब वो टेंशन खत्म हो जाएगी। टेंशन किसी चीज़ की वजह से आई हुई है ना, तो रिग्रेस होने लग जाएगा और एक्सटेंड नहीं होगा। और इसके अंदर जो कोलेजन है, जाहिर सी बात है एक्सटेंड नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि कोलेजन एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर है। और ये एक्सटेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि डिसऑर्गेनाइज पैटर्न है। जब मुझे किसी ने ऐसे छुरी मार दी है तो मेरे कोलेजन्स का क्या हाल हो जाएगा? जो ऐसे थे वो तो ऐसे 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 हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा? माइनर ट्रॉमा के अंदर डिसऑर्गेनाइज पैटर्न हो जाएगा और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, इसके नहीं होती है। अच्छा, अब खैर क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड क्लोजर हीलिंग। अब ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग है या क्लोजर है। तो इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी वो होती है जिसके अंदर वुंड एजेस एक दूसरे के करीब आए होते हैं और ये नॉर्मल हीलिंग होती है, मिनिमल स्कार्स बन जाते हैं, जो केलॉइड स्कार्स बन रहे थे। अब सेकेंडरी जो हीलिंग होती है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि वुंड जो है वो ऐसे होगा, उसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो इसके अंदर ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ बनेंगे। पहले इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाएंगे, कंट्रैक्शंस होंगी जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स एक दूसरे के करीब आएंगी, तो कंट्रैक्चर्स होते हैं, रिएपिथलाइजेशन होती है, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन और पुअर स्कार बन जाता है। तो और टर्शरी के अंदर हमारे पास क्या होता है? डिलेड प्राइमरी होती है। बेसिकली टर्शरी के अंदर हम खुद ब खुद से जो है ना वुंड को ओपन रखते हैं, ताकि हम बाद में भी देख सकें कि अब कंडीशन कैसी है। तो जब कंडीशन फेवरेबल होती है, हम तब उस वक्त एजेस को आपस में अपोज कर लेते हैं, एक दूसरे के करीब ले आते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड क्या है? इस क्लासिफिकेशन को छोड़ो, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन आती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आते हैं। 4 क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला क्लीन, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड और फिर डर्टी। अब जो हमारे पास होता है ना, सबसे पहले क्लीन वाला। क्लीन नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री, जेंटो यूरिनरी, जीआईटी, जेंटो यूरिनरी कोई भी चीज़ एंटर नहीं हुई होगी, किसी चीज़ के अंदर एंटर नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और हम इसे प्राइमरली क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लास 2 जो है ना वो क्लीन कंटामिनेटेड। क्लीन कंटामिनेटेड में ये है कि ये सारे सिस्टम्स तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक हद तक इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं आता, ठीक है। क्लास 3 होते हैं कंटामिनेटेड, जिसके अंदर ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड होता है। एक्सीडेंट हुआ होगा तो कंटामिनेट हुआ होगा ना, तो एक्सीडेंटल वुंड होता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास क्या होता है? जीआईटी और ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इन्फ्लेमेशन तो होती है, लेकिन वो नॉन प्रिवेलेंट होती है। डर्टी जो होगा ना, ये सबसे गंदे वाला होगा, ओल्ड ट्रॉमेटिक वुंड होगा, पुराना ट्रॉमा हुआ है उसका वुंड है, ठीक है। जो हमारे पास क्या होगा कि ये इसके अंदर इन्फेक्शन भी हुआ हो सकता है, परफोरेटेड बिजरा वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्लीन वुंड। अब ये हमारे पास ये सारे आ जाएंगे कि मतलब अब क्लासिफिकेशन हमने करनी है सही तरीके से कि एग्जांपल्स क्या क्या है। जैसे क्लीन वुंड है और क्लीन कंटामिनेटेड या कंटामिनेटेड और डर्टी। क्लीन वुंड की एग्जांपल क्या है? इसके अंदर ऊपर से शुरू हो जाना है, इंसान के ऊपर से। इंसान का ये चेहरा है, तो इसके अंदर थायराइड है, नीचे आ जाओ तो ब्रेस्ट है, मिस्टेक्टमी, थायराइडेक्टमी, मिस्टेक्टमी, नीचे पेट है तो इंग्वाइनल। तो थायराइड के अंदर थायराइडेक्टमी, नीचे ब्रेस्ट है मिस्टेक्टमी, और नीचे आ जाओ तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी या इंग्वाइनल हर्नियोग्राफी। अब हमारे पास आता है क्लीन कंटामिनेटेड। क्लीन कंटामिनेटेड के अंदर हमारे पास क्या है कि कॉलिसिस्टेक्टमी तो हुई है, लेकिन बाइल जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हिस्टेक्टमी हो सकती है। कंटामिनेटेड वुंड, अब कंटामिनेटेड हो गया है तो इसका मतलब कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन हुई होगी ना, तो अपेंडिसाइटिस का जो ऑपरेशन होता है ना, जिस अपेंडिसाइटिस के लिए जब हम अपेंडेक्टमी करेंगे, उसके लिए जो वुंड होगा वो हमारे पास कंटामिनेटेड वुंड होगा। और कॉलिसिस्टेक्टमी जब उसके अंदर बाइल आ गया, कॉलिसिस्टेक्टमी तीनों के अंदर आएगा, कॉलिसिस्टेक्टमी विदाउट बाइल, कॉलिसिस्टेक्टमी विद बाइल और कॉलिसिस्टेक्टमी विद एम्पाइमा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लीन वुंड के अंदर कॉलिसिस्टेक्टमी विदाउट बाइल है, कंटामिनेटेड के अंदर कॉलिसिस्टेक्टमी विद बाइल है, और डर्टी के अंदर जब हमारे पास एम्पाइमा फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ पे भी अपेंडिक्स थी, लेकिन अपेंडिसाइटिस की थी। यहाँ पे अपेंडिक्स रप्चर होने के बाद जो अपेंडेक्टमी होती है इसकी डर्टी वुंड है, ठीक है। अब रिस्क क्या क्या है? तो ये पहली तीनों सिचुएशंस के अंदर रिस्क था, कंटामिनेटेड के अंदर, क्लीन कंटामिनेटेड के अंदर और डर्टी वुंड के अंदर। और फिर हमारे पास एक स्कोर होता है जिसे हम कह रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्कोर, जो कि हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा होगा तो जो है वो रिस्क ज़्यादा होगा उस इन्फेक्शन के, उसको इन्फेक्शन का। और अगर ऑपरेटिव टाइम मोर देन 75 परसेंटाइल है, 75 परसेंटाइल यानी ऑपरेशन बहुत देर से करना है, तो भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है इन्फेक्शन साइट का।
अच्छा, अब फर्दर हमारे पास आता है कि एटियोलॉजी है, सिंपल फजूल बातें हैं। एटियोलॉजी क्या है कि किस वजह से हुआ था, तो क्रश हुई थी इंजरी, या एवर्जन हुई थी इंजरी में, या बर्न्स हुए थे, या जो है वो बाइट हुई थी, या कोल्ड इंजरी हुई थी, या क्रश हुआ था। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी में सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो वो कैसा है, मतलब ओपन फ्रैक्चर है या विजरल इन्वॉल्वमेंट है। कॉम्प्लिकेटेड है तो इन्फेक्शन, हीमाटोमा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, गैस गैंग्रीन, नेक्रोसिस वगैरह हो गई है। ठीक है, अब डेप्थ है तो कितनी डेप्थ है, एपिडर्मिस तक है, डर्मिस तक है, या फुल थिकनेस है। कंटेमिनेशन हुई है तो क्लीन कंटेमिनेटेड, ये वही वाली है जो ऊपर बड़ी। फिर क्रॉनिक के अंदर अल्सर्स बनते हैं, तो अल्सर्स की बेसिकली टाइप्स हैं ये। कौन कौन सी अल्सर्स की टाइप्स होते हैं, वीनस अल्सर, सॉरी सबसे पहले तो वेस्कुलर अल्सर, वेस्कुलर अल्सर्स के अंदर वीनस अल्सर, आर्टीरियल अल्सर, फिर प्रेशर अल्सर, डायबिटिक अल्सर्स, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि हमने असेसमेंट, अब आगे वोंड मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो वोंड मैनेजमेंट हमने किस तरीके से करनी होती है, सबसे पहले तो हमने असेस करना है ना। हर चीज़ के लिए हम यही करते थे ना, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, और फिर हम करते थे इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर भी यही है, हिस्ट्री ले लो। हिस्ट्री में क्या है कि पूछ लो कब हुई इंजरी, मैकेनिज्म कैसी हुई इंजरी, कब हुई इंजरी, कैसे हुई। ठीक है, फिर हमने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को कर देना है अप्रोच, यानी कि अगर उसके जॉइंट्स के अंदर मसला आ रहा है तो ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, अगर हमारे पास कोई वेसल इंजरी हो गई है तो सर्जन्स को बुला लो। ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने उसका साइट, फिर हमने उसके एग्जामिनेशन पे आ जाना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में हमने क्या करना है कि इसके साइट देख लो, साइज देख लो, ज्योमेट्री देख लो, नेचर ऑफ इंजरी देख लो कैसी है। फिर वहाँ पे साइंस देख लो, कंटामिनेशन क्या तो नहीं गई, यानी इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया। फिर अगर फ्रैक्चर्स तो नहीं हो गए, या मसल्स ग्रुप का इमेजिंग देख लो। ठीक है, प्रिंसिपल्स, अब प्रिंसिपल्स में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल्स में एक निमोनिक याद रखो, एक लाइन याद रखो, मतलब 9 क्या, बस वैसे ही। प्रिंसिपल्स में ऑफ वुंड मैनेजमेंट ये है कि वुंड हुआ है, प्रिपेयर होकर आओ, हमने वुंड की क्लोज करना है और फिर फॉलोअप पे रहना है। ठीक है, वुंड हो गया, प्रिपेयर होकर आओ, हमने वुंड को क्लोज करना है और फॉलोअप पे आओ। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपेयर होकर आओ। प्रिपेयर में हमने क्या करना है कि टेटनस दे दो उसे, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस दे दो उसे, एनर्जी से उसके पेन को ख़त्म कर दो और उसे एनेस्थीसिया दे दो। वुंड में आ जाओ। वुंड में हमने क्या करना है, उसकी इरिगेशन करनी है, डिब्राइटमेंट करनी है, एक्सप्लोर करने है उसे कि वुंड में हुआ क्या है बेसिकली। और अगर रिपेयर करने, अगर स्ट्रक्चर्स उल्टे सीधे हो गए हैं तो उसे रिपेयर कर दो। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन। अब क्लोज करना है। क्लोज के अंदर स्किन को क्लोजर करना होता है विदाउट टेंशन। क्यों, क्योंकि टेंशन के साथ क्या बन रहा था, हाइपरट्रॉफिक स्कार बन रहा था। इस वजह से हमने टेंशन के बगैर स्किन को एक्सप्लोर करना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस, जो कि आगे हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। स्ट्रक्चर स्यूटर चॉइस देख लेनी है, ड्रेनेज कर लेना है और ड्रेसिंग वगैरह कर लेनी है। फिर फॉलोअप करना है और उसके अंदर हमने मॉनिटर वगैरह करना है। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्रिपेयर कर रहे थे, उसे एंटीबायोटिक दे रहे थे, उसे टेटनस प्रोफिलैक्सिस दे रहे थे, फिर उसे जो है वो टेटनस प्रोफिलैक्सिस वगैरह, और हम उसे कर रहे थे कि एनाल्जेसिया दे रहे थे, एनेस्थीसिया दे रहे थे। ठीक है, और फिर हमने वुंड के अंदर उसके अर्ली डिब्राइटमेंट हमने कर ली वुंड की। फिर हमने उसे जो है वो अगर स्ट्रक्चर्स ख़राब हो गया तो रिपेयर कर लेने हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर लेनी है। ठीक है, एक्सप्लोर कर लेना है, हिमोस्टेसिस मेंटेन कर लेनी है। फिर हमने क्लोज करना है, तो स्किन की क्लोजर हमने कैसे करनी है, विदाउट टेंशन, क्योंकि टेंशन के साथ वो हाइपरट्रॉफिक स्कार बन सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ऑप्टिमल ड्रेसिंग हमने कर लेनी है और फॉलोअप करना है। फॉलोअप में हमने ड्रेसिंग्स वगैरह देखते रहना है, मॉनिटर करना है कोई साइन तो नहीं आ रहा कॉम्प्लिकेशन का। और स्कार मैनेजमेंट आगे हम देखेंगे। अब जो हमने ऊपर टेटनस की दी थी ना, हमने किस में टेटनस की थी, प्रिपरेशन में टेटनस प्रोफिलैक्सिस किया था, याद है, टेटनस प्रोफिलैक्सिस। अब हमने उस टेटनस को देखना है कि कौन कौन से वुंड्स होते हैं जो टेटनस प्रॉन होते हैं। टेटनस प्रॉन्स कौन कौन से होंगे, अगर तो पंक्चर हो गया किसी कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में, किसी गंदा सा इन्वायरमेंट था वहाँ पे उसने जाके गिर गया है, उसकी वजह से पंक्चर हो गया है, बाइट्स हो गई हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया है, फॉरेन बॉडीज आ गई हैं। ठीक है, इसकी वजह से। और जो हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो ये है कि सॉइल के ऊपर गिरा, मैन्योर के ऊपर गिरा, खारे के ऊपर गिर गया। ठीक है, और अगर हमने सर्जरी डिले करनी है 6 आवर्स तक तो भी टेटनस का प्रॉन बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, अब अगर हमारे पास आगे आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ वुंड इन्फेक्शन। तो अगर हमारे पास इन्फेक्शन, अब हमने ऊपर देखा था हिस्ट्री में कि साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन वगैरह देख लिया है। तो अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर हमने क्या करना है। ठीक है, अगर हमारे पास इन्फेक्शन हो गया तो हमने क्या करना है कि इनिशियल मैनेजमेंट और सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट। इनिशियल मैनेजमेंट में हमने क्या करना होता है कि जो भी हमने बैंडेज की हुई है ना उसको रिमूव कर दो। फिर हमने साइट को एग्जामिन कर लेना है, वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स को रिमूव कर देना है, अच्छे से ड्रेसिंग करनी है, और जो हमने इरिगेशन करनी है वुंड की, और जो हमने निकाला ना सैंपल उसको हमने कल्चर के लिए भेज देना है। सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट हमने कैसे करनी होती है, IV लाइन पास कर दो, एंटीबायोटिक्स दे दो, एस्पायरेट कर दो, और बस। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। फिर हमारे
हमारे पास आता है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट वुंड। एक्यूट वुंड के अंदर हमने अभी देख लिया कि क्या क्या था, प्रिंसिपल्स जो थे ना वही सारे लिख दो मैनेजमेंट में। तो प्रिंसिपल्स में हमने क्या किया था कि सबसे पहले तो उसे प्रिपेयर किया था, उसके बाद हमने उसे वुंड प्रिपेयर में हमने क्या किया, एंटीबायोटिक्स दी, टेटनस प्रोफिलैक्सिस दिया, फिर हमने उसको एनेस्थीसिया दिया, एनाल्जेसिया दिया, ठीक है। फिर वूंड के अंदर हमने क्लिनजिंग की, उसके अंदर जो है वो उसकी डिब्राइडमेंट कर दी, फिर हमने रिकन्स्ट्रक्शन कर दी अगर उसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन करने के बाद हमने क्या किया कि फिर हमने क्लोजर करनी है। क्लोजर में हमने सूचर्स को देख लिया, जहाँ पे हमने देख लिया कि स्किन को क्लोज करना है, लेकिन हमने क्या करना है, टेंशन नहीं ज़्यादा होने देनी, ठीक है, विदाउट टेंशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें वुंड मैनेजमेंट में आती हैं। फिर अब हमारे पास आता है पोस्ट एक्सपोजर मैनेजमेंट ऑफ टेटनस प्रोन वुंड्स, ये मैं अलग करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिब्राइडमेंट। टाइप्स ऑफ डिब्राइडमेंट में क्या आता है कि हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम निमोनिक रखेंगे सेम बायोलॉजी, डिब्राइडमेंट के लिए सेम बायोलॉजी। सेम बायोलॉजी में एस सर्जिकल डिब्राइडमेंट होती है, ए से हमारे पास होती है ऑटोलाइटिक मैनेजमेंट, एम से हमारे पास होती है मैकेनिकल, और ई से एंजाइमेटिक, और फिर बायोलॉजिकल। तो कौन कौन सी है, एस से सर्जिकल हो जाती है, फिर ऑटोलाइटिक हो जाती है, फिर एम से मैकेनिकल हो जाती है, ई से एंजाइमेटिक और बायोलॉजिकल। सर्जिकल मैनेजमेंट डिब्राइडमेंट क्या होती है, इसके अंदर हमने नॉन वायरेबल टिश्यूज़ का एक्सरसाइज कर देना होता है, लेकिन किसके ज़रिए से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से। सर्जरी है तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, हमें प्रेशर डालना होता है, तो प्रेशर के लिए हम इरिगेशन यूज़ करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं करते बल्कि इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन में हम वायरेबल और नॉन वायरेबल दोनों का इरिगेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑटोलाइटिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ऑटोलाइटिक है ना, तो हम ड्रेसिंग्स वगैरह के ज़रिए से करते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोलाइट्स वगैरह की ड्रेसिंग कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट फिल्म्स यूज़ कर लेते हैं, जिसके ज़रिए से जो है वो टिश्यू कवर रहता है। तो नॉन वायरेबल टिश्यूज़ के लिए ही होती है ये भी। एंजाइमेटिक के अंदर हमने क्या करना होता है कि एंजाइम्स के ज़रिए से हम डिब्राइडमेंट करते हैं कि केमिकली लिक्विफाई हो जाए जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ है। उसके लिए हम बाहर से कोलेजिनेस लेते हैं, कोलेजिनेस जाके लिक्विफिकेशन करता है नेक्रोटिक टिश्यूज़ की, ठीक है। फिर हमारे पास बायोलॉजिकल आती है, जो कि जिसके अंदर ल्यूसेला सेरिकेटा, ल्यूसेला सेरिकेटा एक एंजाइम होता है, एक बायोलॉजी मतलब एक ऑर्गेनिज्म है जिसका लार्वा जो होता है ना, वो बेसिकली नेक्रोटिक टिश्यूज़ को खुद ब खुद ही ख़त्म कर देता है। तो हम बाहर से ये ल्यूसेला सेरिकेटा दे देते हैं, ल्यूसेला सेरिकेटा, जिसकी वजह से ख़त्म हो जाता है। तो अब ये हमने टाइप्स देखे हैं डिब्राइडमेंट के, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ डिब्राइडमेंट में निमोनिक देखा सेम, जिसके अंदर सर्जिकल था, ए से हमारे पास ऑटोलाइटिक था, ठीक है, एम से हमारे पास मैकेनिकल था, ई से एंजाइमेटिक था, और फिर बायोलॉजिकल। सर्जिकल के अंदर हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से कर रहे थे, ऑटोलाइटिक के अंदर हम जो है वो ड्रेसिंग्स के ज़रिए से कर रहे थे, जिसके अंदर हाइड्रोकोलाइट्स आ रहे थे। एम से मैकेनिकल था, जिसके अंदर हम प्रेशर डाल रहे थे, किसके ज़रिए से, इरीगेशन के ज़रिए से। ई से हमारे पास एंजाइमेटिक था, जिसके अंदर एंजाइम्स कोलेजिनेस के ज़रिए से कर रहे थे, और फिर बायोलॉजिकल के अंदर ल्यूसेनेला सेरिकेटा था, ठीक है। अब हमारे पास आता है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट होता है, ये क्या होता है, फुल थिकनेस होता है, ये मैं आगे बताऊंगी ये क्या है, ठीक है। आगे हमारे पास ये है, हाँ, इसके अंदर है जो हमने पीछे प्रिंसिपल्स में पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस देखे थे कि रिकन्स्ट्रक्शन करना है वूंड क्लोजर में। तो हमने क्या किया, रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस हैं, किसके ज़रिए से कर सकते हैं, प्राइमरी क्लोजर, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो हमें पता है ना, प्राइमरी के अंदर हम बंद कर देते हैं, सेकेंडरी के अंदर वूंड एजेस ऐसे होते हैं, उनको आपस में कंट्रैक्चर्स और ग्रैनुलेशन के ज़रिए से हील होने देते हैं। टर्शियरी के अंदर हम खुला ही रखते हैं, कब डिलेड प्राइमरी भी कहते हैं। इसके अलावा NPWT छोड़ दें, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट और फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, ये बेसिकली दोनों स्किन ग्राफ्ट हैं, ठीक है। तो हम एक तो स्किन ग्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम फ्री फ्लैप्स यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ग्राफ्ट और फ्लैप। जो ग्राफ्ट होता है ना, स्किन ग्राफ्ट, इसकी अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, और फ्लैप की अपनी ब्लड सप्लाई होती है। तो हम स्किन ग्राफ्ट को आगे फर्दर दो टाइप्स में करते हैं, एक हमारे पास स्प्लिट थिकनेस और फुल थिकनेस। इसके अंदर हम फुल थिकनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट को प्रेफर करते हैं ओवर द स्प्लिट थिकनेस। और फ्री फ्लैप और स्किन ग्राफ्ट में क्या डिफरेंस है, इसके स्किन ग्राफ्ट जो होता है वो इसके अंदर अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती, और फ्लैप के अंदर अपनी ब्लड सप्लाई होती है। इसके अलावा फ्लैप से तीनों चीज़ें याद कर लो यहीं पर, फ्री फ्लैप, ठीक है, लोकल फ्लैप, ये हो गया, और फिर टिश्यू एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शन है। फिर एक्यूट वुंड्स और क्रॉनिक वुंड्स की क्या क्या क्लासिफिकेशन हैं।